हेलो एवरीवन। आज हम अपने पीएसएम के लेक्चर 9 की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है एडवांस्ड एपिडेमियोलॉजी या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। इसमें दो आते हैं, सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। अब बात करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होता है। इट इज़ अ साइंटिफिक मेथड ऑर्गेनाइजिंग एंड अप्लाइंग द करंट डेटा फॉर बेटर हेल्थ केयर डिसीजंस। ठीक है, इसमें दो टाइप की स्टडी डिज़ाइन आती हैं। कौन कौन सी? पहला है सिस्टमिक रिव्यू, दूसरा है मेटा एनालिसिस। और ये इस्टेब्लिश करता है क्या? एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड आउटकम विथ मोर एविडेंस, यानी सैम्पल साइज यहाँ पर बिगर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस क्या होता है। सिस्टमिक रिव्यू क्या होता है? कलेक्ट्स एंड क्रिटिकली एनालाइजेस द मल्टीपल रिसर्च स्टडीज़। ये मल्टीपल रिसर्च स्टडी को कलेक्ट करता है और उसे एनालाइज करता है। यहाँ पर कोई क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं होती, क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है। ठीक है, और ये रेंज देता है एनालिसिस का करने के बाद। फिर उसके बाद जो मेटा एनालिसिस होती है, उस पहले सिस्टमिक रिव्यू पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब स्टेप्स क्या क्या होते हैं सिस्टमिक रिव्यू में। पहला है डिफाइनिंग द रिव्यू क्वेश्चन एंड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले क्वेश्चन करो रिव्यू करने जानने के लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है उसे पहचानने के लिए। ठीक है, फिर दूसरा है सर्चिंग फॉर द स्टडीज़। फिर तीसरा है सेलेक्टिंग द स्टडीज़। फिर चौथा है डेटा एक्सट्रैक्शन। पांचवा है डेटा सिंथेसिस। फिर छठा स्टेप क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। यानी क्या क्या स्टेप है? सबसे पहले डिफाइन करो रिव्यू क्वेश्चंस को और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। फिर दूसरा कि कौन सी स्टडीज़ होगी यहाँ पर, उसको सर्च करो। फिर तीसरा है सेलेक्ट करो स्टडीज़ को। ठीक है, सर्च करने के बाद सिलेक्शन करो। फिर चौथा है डेटा एक्सट्रैक्शन करो उसमें से। फिर एक्सट्रैक्ट करने के बाद डेटा की सिंथेसिस करो। फिर लास्ट में इंटरप्रिटेशन करो रिजल्ट का। ठीक है, तो ये टोटल 6 स्टेप होते हैं सिस्टमिक रिव्यू में। अब बात करते हैं मेटा एनालिसिस क्या होती है। मेटा एनालिसिस एक तरह की क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है फॉर सिस्टमैटिकली कंबाइनिंग द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस रिसर्च टू अराइव एट द कंक्लूजन्स अबाउट द बॉडी ऑफ रिसर्च। यानी ये एक तरह की क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। किस लिए? फॉर सिस्टमैटिकली कंबाइनिंग ऑफ रिजल्ट टू प्रीवियस रिसर्च। जो हमने पहले रिसर्च करी है उसकी एक पूरी क्वांटिटेटिवली कंबाइनिंग रिजल्ट की एनालिसिस होती है। और ये एनालिसिस ऑफ द एनालिसिस, मतलब जो एनालिसिस हमने की उसका भी एनालिसिस होता है, मतलब 2 बार एनालिसिस होती है। और ये सबसे बेस्ट स्टडी डिज़ाइन होती है। ठीक है, बेस्ट स्टडी डिज़ाइन। और ये पूल्ड एस्टिमेट देती है, करेक्टेड द इफेक्टिव साइज। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप है फॉर्मुलेट रिव्यू क्वेश्चन एंड डिफाइन द इंक्लूजन क्राइटेरिया। वही सेम चीज़, पहला रिव्यू क्वेश्चन देखो और इंक्लूजन क्राइटेरिया। अब क्या क्या रिलेवेंट स्टडीज़ होती है, फिर रिलेवेंट स्टडीज़ कौन कौन सी हैं सर्च करो। जैसे लिटरेचर सर्चेस और स्क्रीन टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, रिट्राइव द फुल टेक्स्ट पेपर, अप्लाई द इंक्लूजन क्राइटेरिया। ठीक है, ये क्या है? स्टडीज़ हैं। अब इन स्टडीज़ से तुम डेटा एक्सट्रैक्ट करो और उसको एक्सेस करो, उसकी क्वालिटी को। अब डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर उसके बाद एनालाइज करो डेटा को। किस तरह? मेटा एनालिसिस से, और नैरेटिव सिंथेसिस बोलते हैं। एक्सेस द रिस्क ऑफ रिपोर्टिंग बायस, मतलब कुछ एरर तो नहीं है उसमें, उसकी एनालिसिस करो प्रॉपर। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और उसके बाद उसमें चेक करो कोई एरर ना निकले। फिर उसके बाद प्रेजेंट करो रिजल्ट को। रिजल्ट में क्या है? नैरेटिव समरी, ट्यूबुलर रिव्यू ऑफ द स्टडी, टेबुलर ओवरव्यू ऑफ द स्टडी फीचर्स, क्वालिटी एंड रिजल्ट, ग्राफिकल डिस्प्ले ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, तो एक बार फिर से बताते हैं स्टेप्स क्या क्या है मेटा एनालिसिस में। पहले फॉर्मुलेट करो रिव्यू क्वेश्चंस को और डिफाइन करो इंक्लूजन क्राइटेरिया को। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? पहला है फिर उसके बाद स्टडीज़ के क्राइटेरिया सर्च करो। स्टडीज़ में क्या क्या है? लिटरेट सर्चेस, स्क्रीन टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, रिट्राइव फुल टेक्स्ट पेपर और अप्लाई द इंक्लूजन क्राइटेरिया। स्टडी हमने सेलेक्ट कर ली, फिर उसके बाद हम उसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी स्टडी क्वालिटी को भी एक्सेस करते हैं। ठीक है, फिर हमने डेटा जो एक्सट्रैक्ट किया उसकी एनालिसिस करते हैं। कैसे? मेटा एनालिसिस कर सकते हैं या नैरेटिव सिंथेसिस, और एक्सेस करते हैं रिस्क ऑफ रिपोर्टिंग बायस। ठीक है, फिर लास्ट में हम प्रेजेंट करते हैं रिजल्ट को। नैरेटिव समरी, टेबुलर ओवरव्यू दे सकते हैं जिससे कि स्टडी फीचर्स की क्वालिटी, रिजल्ट, और ग्राफिकल डिस्प्ले कर सकते हैं रिजल्ट का। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में क्या है कि एनालिसिस ऑफ द मल्टीपल स्टडीज़ टुगेदर। हम यहाँ पर मल्टीपल स्टडीज़ को एक साथ एनालाइज करते हैं, और रिजल्ट ऑफ मल्टीपल स्टडीज़ जो होती है वो बेटर होती है देन द सिंगल स्टडी, जो है मेटा एनालिसिस में करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेस्ट प्लॉट की। फॉरेस्ट प्लॉट क्या होता है? ये मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इंटरप्रिटेशन क्या है? मेटा एनालिसिस ओनली। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ रिस्क फैक्टर विद द आउटकम।
ये एसोसिएशन होता है रिस्क फैक्टर का विद द आउटकम, ठीक है। एग्जांपल जैसे ब्रेस्ट कैंसर, और इसमें कई टाइप के एसोसिएशन होते हैं, जैसे स्मिथ एट एल अल्कोहल, जोन्स एट एल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, और स्मिथ एट एल इफेक्ट ऑफ डाइट, एनजी एट एल इफेक्ट ऑफ रिलीजन, क्यू एट एल इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ रेसिडेंस। तो ये सब क्या है, एसोसिएशन है, ये आपको याद नहीं करने, नाम आप जान लीजिए बस। लुक्स फॉर सी एल मतलब कॉन्फिडेंस इंटरवल सी आई includes 1 ratio non significant, does not include 1 ratio significant। अगर 1 से ज़्यादा आ गया, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो रिस्क फैक्टर होगा, और अगर 1 से कम है तो प्रोटेक्टिव फैक्टर होगा, ठीक है। और डायमंड ऑफ द इन द प्लॉट, अगर जो डायमंड दिख रहा है हमें प्लॉट में, वो क्या बताता है, ओवरऑल अफेक्ट द साइज और पूल्ड एस्टिमेट। ये जो हमें डायमंड दिख रहा है, ये क्या बताता है हमें, ओवरऑल इफेक्ट साइज और पूल्ड एस्टिमेट को बताता है, ठीक है। फिर दूसरा प्लॉट है फनल प्लॉट। फनल प्लॉट जो होता है वो बोथ सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस दोनों में होता है, ठीक है। पहले वाला किस में था, केवल मेटा एनालिसिस में था, फॉरेस्ट प्लॉट, बट ये फनल प्लॉट सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस दोनों में होता है, और ये चेक करता है पब्लिकेशन बायस को, ठीक है। और वो क्या एसोसिएशन बताता रहा रिस्क फैक्टर और आउटकम के बीच में, और ये इंक्लूड करता है स्टडीज़ ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फाइंडिंग्स। जो इसमें डिफरेंट डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पर फनल प्लॉट में, ये यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होते हैं, नो पब्लिकेशन बायस या फाइल ड्रॉर इफेक्ट, कोई पब्लिकेशन बायस नहीं होता है। और जो डिफरेंट डॉट्स स्कैटर्ड हैं, ये क्या बताते हैं हमें, इंडिविजुअल स्टडीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है, मतलब अब इसमें बात करते हैं फाइल ड्रॉर इफेक्ट, जो हमने देखा यहाँ पर, ये क्या होता है। फाइल ड्रॉर इफेक्ट में होता है कि नो पब्लिकेशन बायस, यहाँ पर कोई भी पब्लिकेशन बायस नहीं होता है। स्टडीज़ विथ हाई प्रिसीजन विल बी प्लॉटेड नियर द एवरेज, ठीक है। लो प्रिसीजन स्टडीज़ स्प्रेड इवनली, और यहाँ पर कैसा होता है, फनल शेप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और डेविएशन कैसा होता है, डेविएशन मतलब एरर, तो पब्लिकेशन बायस होता है या फाइल ड्रॉर इफेक्ट होता है। फाइल ड्रॉर इफेक्ट में क्या होता है, स्टडीज़ आर नॉट स्प्रेड इवनली ऑन बोथ साइड्स, जो स्टडीज़ हैं वो दोनों तरफ इवनली स्प्रेड नहीं है, इसी को हम बोलते हैं फाइल ड्रॉर इफेक्ट। मोर स्टडीज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फनल, और तो इसको इसका क्या मतलब हुआ, बायस टुवर्ड्स द पब्लिकेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। अगर मोर स्टडीज़ लेफ्ट साइड पर है तो बायस जो होता है वो कब किस तरफ होगा, टुवर्ड्स द पब्लिकेशन ऑफ नेगेटिव रिजल्ट। लेकिन अगर मोर स्टडीज़ हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द फनल, इसका क्या मतलब हुआ, बायस टुवर्ड्स द पब्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट स्टडीज़, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड पे है तो नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा होगा, और राइट साइड पे तो पॉजिटिव रिजल्ट होगा। एप्पल एंड ऑरेंजेस इफेक्ट क्या होता है, हेट्रोजेनिटी ऑफ द स्टडीज़ इंक्लूडेड टू रिमूव द इफेक्ट, रिग्रेस क्वालिटी कंट्रोल हम करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्टमिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस में डिफरेंस क्या होता है। सिस्टमिक रिव्यू में क्या होता है, कोई भी क्वांटिटेटिव सिंथेसिस नहीं होती, बट मेटा में क्वांटिटेटिव सिंथेसिस होती है। सिस्टमिक की बात करें तो डिस्कसेस एंड डिस्क्राइब द फैक्टर डैट मे एक्सप्लेन द हेट्रोजेनिटी, बट मेटा एनालिसिस में क्या करते हैं, स्टडी द हेट्रोजेनेटिकली स्टैटिकली एंड इन्वेस्टिगेट्स द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। वहाँ पर डिस्कस करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं फैक्टर जो एक्सप्लेन करते हैं हेट्रोजेनिटी को, और यहाँ पर हम हेट्रोजेनिटी के बारे में स्टडी करते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स को। फिर सिस्टमिक रिव्यू की बात करें तो ये क्रिटिकली एनालाइज करता है मल्टीपल रिसर्च स्टडीज़ को, नो ओवरऑल एस्टिमेट और पूल्ड वैल्यू। बट मेटा एनालिसिस में क्या होता है कि स्टैटिस्टिकली समराइज रिजल्ट होता है, ओवरऑल एस्टिमेट ऑफ द ट्रीटमेंट इफेक्ट, ठीक है। रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स यूज्ड इन सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, तो 3 फॉर्मेट्स होते हैं यहाँ पर। पहला है प्रिज्मा, दूसरा है कॉकरेन, तीसरा है क्योरम। प्रिज्मा में क्या होता है कि प्रिफर्ड द रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमिक रिव्यूज़ एंड मेटा एनालिसिस, ये रिपोर्टिंग आइटम्स को प्रेफर करते हैं। प्री डिफाइंड सेट ऑफ आइटम्स टू एक्सेस द सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस एक्सेस द फाइनल इफेक्ट, ठीक है। फिर आता है कॉकरेन। कॉकरेन क्या होता है, डेटा बेस कलेक्शन ऑफ कॉकरेन रिव्यूज़ फॉर सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, डेटा बेस कलेक्शन होता है कॉकरेन रिव्यूज़ का। फिर क्योरम क्या होता है, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ मेटा एनालिसिस स्टैंडर्ड्स डेवलप्ड बाय क्योरम ग्रुप। यानी ये दोनों फॉर्मेट जो होते हैं ये बोथ के लिए होते हैं, सिस्टमिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस, और जो क्योरम होता है वो केवल मेटा एनालिसिस के लिए होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट स्टडी डिज़ाइंस।
रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या होता है? देखो, टाइप्स ऑफ स्टडी की अगर हम बात करें तो सबसे पहला था केस रिपोर्ट। तो केस रिपोर्ट जो होता है वो केस रिपोर्ट क्या बताता है? रिपोर्टिंग गाइडलाइंस। और RCT रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स जो होता है वो कंसर्ट मतलब कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ क्या बताता है? स्ट्रेंथनिंग द रिपोर्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ इन द एपिडेमियोलॉजी। मेटा एनालिसिस क्या बताता है? मेटा एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, मूव्स, ये पूछा हो जाता है, ठीक है। मेटा एनालिसिस ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। सिस्टमिक रिव्यू क्या होता है? प्रिज्मा मतलब referred the reporting items for systemic reviews and meta analysis। क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो SRQR स्टैंडर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट स्टडीज़ में स्क्वायर स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट रिपोर्टिंग एक्सेलेंस। डायग्नोस्टिक प्रोग्नोस्टिक स्टडीज़ स्टार्ड स्टैंडर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग ऑफ डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। क्या क्या लेवल्स होते हैं? देखो, इंटीग्रेशन ऑफ द बेस्ट रिसर्च एविडेंस विथ क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट वैल्यूज़। एक्सप्लिसिट द जुडिशियस एंड कंसेंशियस यूज ऑफ करेंट बेस्ट एविडेंस फ्रॉम द मेडिकल केयर रिसर्च टू मेक डिसीजंस अबाउट द मेडिकल केयर ऑफ द इंडिविजुअल्स। फादर ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कौन थे? डेविड सैकेट। और फाउंडर कौन थे? गॉर्डन गायट, ठीक है। अब बात करते हैं अरेंजिंग स्टडीज़ इन द हायरार्की टू इस्टेब्लिश द कॉजलिटी। तो ये हायरार्की है पूरी जिसको अरेंज किया जाता है। सबसे पहले केस आता है मेटा एनालिसिस, ठीक है, फिर सिस्टमिक रिव्यू, फिर रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, फिर रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट, फिर कोहर्ट स्टडीज़ प्रोस्पेक्टिव या लॉन्गिट्यूडनल, फिर केस कंट्रोल, फिर क्रॉस सेक्शनल, फिर इकोलॉजिकल स्टडी, फिर केस सीरीज़ और लास्ट में केस रिपोर्ट, ठीक है। ये एक हायरार्की है अरेंजमेंट ऑफ इस्टेब्लिश द कॉजलिटी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो बेस्ट स्टडी डिज़ाइन टू इस्टेब्लिश द कॉजलिटी। बेस्ट स्टडी डिज़ाइन टू इस्टेब्लिश द कॉजलिटी तो क्या होता है वो? मेटा एनालिसिस। फिर दूसरा है बेस्ट स्टडी डिज़ाइन या गोल्ड स्टैंडर्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, तो ये भी क्या होता है? मेटा एनालिसिस। तीसरा है बेस्ट स्टडी डिज़ाइन टू इस्टेब्लिश द एसोसिएशन बिटवीन द एक्सपोजर एंड आउटकम, तो ये तो कोहर्ट हो गया क्योंकि सबसे एक्सपोजर और आउटकम के बीच में स्टडी जो है एसोसिएशन कौन बताता है? कोहर्ट। चौथा है बेस्ट स्टडी डिज़ाइन टू इस्टेब्लिश द एसोसिएशन बिटवीन द इंटरवेंशन एंड द आउटकम, तो ये तो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स को बताता है। बेस्ट टू इस्टेब्लिश द कॉजलिटी, तो कॉजलिटी में कौन सबसे बेस्ट बताता है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पैरामीटर, यानी वही सिस्टमिक रिव्यू मेटा एनालिसिस। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, नॉट अ फीचर ऑफ सिस्टमिक रिव्यू एंड, तो पहला है मेटा एनालिसिस इज ऑलवेज परफॉर्म्ड। मेटा एनालिसिस ऑलवेज परफॉर्म्ड। सर्च फॉर लिटरेचर इज कंपल्सरी यूजिंग द एक्सप्लिसिट सर्च कैटेगरी, ये तो सही है। क्रिटिकल अप्रेजल इज ऑलवेज द क्राइटेरियन बेस्ड, ये भी सही है। रिसर्च क्वेश्चन इज ऑलवेज फोकस्ड, ये भी सही है। अब यहाँ पर लिखा है मेटा एनालिसिस इज ऑलवेज परफॉर्म, ऑलवेज तो नहीं होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नॉट पूछा है, ठीक है यहाँ पर। तो आई होप आपको हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।